स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे साइडल का ग्रिड स्केल बैटरी। मतलब इन्होंने नाम बहुत खराब रखा है, नाम ही रखा है ग्रिड स्केल बैटरी, तो इसीलिए लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ये है साइडल का ग्रिड स्केल बैटरी, नाम बहुत खराब है। तो बात करते हैं कि ग्रिड स्केल बैटरी के बारे में आजकल सब लोग बात कर रहे हैं, हर समय बात हो रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोग बहुत सारे इंटरमिटेंट पावर सोर्सेस ऐड कर रहे हैं, यानी कि सोलर काफ़ी ऐड किया जा रहा है, विंड काफ़ी ऐड किया जा रहा है। ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो इसका आउटपुट जो है इंटरमिटेंट है, यानी कि उसका मूड है होना है कि नहीं। आप कहोगे कि जैसे सोलर तो फिक्स होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट ठीक है दिन में है तो एटलीस्ट दिन में उतना ही एनर्जी देगा। वो भी ज़रूरी नहीं कि बादल हो सकता है, बारिश हो सकता है, बहुत सारा और चीज़ हो सकता है। तो इस कारण से कोई भी, ये दोनों सोर्स बम बम एनर्जी देता है, लेकिन ये अपने मूड पे देता है। तो एक बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। अब इसके बाद एक दूसरा समस्या है कि हमारा जो डिमांड है वो भी बहुत मूडी है, यानी कि आपका आराम से ऐसा हो सकता है कि बीच दोपहर ही में खूब लोड आ रहा है और आप उस जगह पे वहाँ सोलर लगाए, बम बम सब खुश, कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन उल्टा भी हो सकता है कि बीच रात में आपका पावर डिमांड बढ़ता है। बहुत सारा ऊट पटांग चीज़ होता है कि कोई मैच आ रहा है तो उस टाइम में खूब डिमांड बढ़ जा रहा है। तो इस सब कारण से एक बहुत सीरियस बन जाता है कि एक तो जो दे रहा है वो भी मूडिया है और जो खा रहा है वो भी मूडिया है, तो दिक्कत हो जाता है। और इससे समझिए इसका एक ही सोल्यूशन है कि बहुत बड़ा एनर्जी स्टोरेज रखा जाए, जो मतलब प्लांट, मतलब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच में एक बफर के तौर पे काम कर सके। और ये समझिए ज़रूरी है अगर 100% रिन्यूएबल करना चाहते हैं तो। इसमें ऑप्शनल नहीं है, एकदम करना ही पड़ेगा। फिर सबसे कॉमन चीज़ आता है लोगों के दिमाग में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्यों नहीं इस्तेमाल करते? यानी कि जैसे आपका नॉर्मल बैटरी होता है, लिथियम आयन हो जाए, लिथियम पॉलीमर हो जाए, लिथियम आयरन फॉस्फेट, जो भी इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिस्टम का जो इस्तेमाल होता है वो क्यों नहीं करते? बात वो है कि ये सब स्केल नहीं होता, यानी कि कुछ किलोवाट का आप बोल रहे हैं, आप खरीद सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, बम बम हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप मुंह खोले कि गीगावाट आवर चाहिए, उतना उतना इतना दाम भाग जाएगा कि वो उतना प्रैक्टिकल नहीं होता है। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि पूरा का पूरा बड़ा बड़ा शहर या स्टेट जो है शांत हो जाए, ये करना इसमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, असंभव नहीं है। फिजिक्स मना नहीं कर रहा है, बस आपका बैंक बैलेंस बोलेगा भाई बच्चे की जान लेगा क्या। तो कारण वही है कि इसीलिए इस तरह हम लोग को नया तिगड़म वाला टेक्नोलॉजी के पीछे भागने की कोशिश कर रहा है कि ग्रिड स्केल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स शायद ही कर पाए। तो करंट हिसाब में हम लोग कुछ और खोजना है। तो बात करते हैं ये जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जो डिज़ाइन बनाया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हिसाब ये रख रहे हैं कि दो थर्मल मास रख रहे हैं, यानी कि दो जगह पे थर्मल एनर्जी स्टोर करेंगे, एक हॉट होगा एक कोल्ड होगा। तो बेसिकली एक लोअर पोटेंशियल पे होगा, एक हाई पोटेंशियल पे होगा। और ये जो सिस्टम है पूरी तरह से क्लोज लूप होगा, ताकि मतलब ये हीट पंप जो आप कर रहे हैं, जैसे आप देखते हो कि आप रेफ्रिजरेटर चलता हो या आपका एसी चलता हो, वो गर्मी एक जगह से लेता है दूसरी जगह डाल देता है, वो हीट पंप है, उसका टेक्निकल नेम हीट पंप होता है। वो ऐसा नहीं कोई कूलर नहीं होता है, वो हीट पंप है, गर्मी एक जगह से खींच रहा है दूसरे में डाल दे रहा है। तो हिसाब ये कि आप दो मास लेते हैं, एक से गर्मी खींचते हैं दूसरे में डालते हैं, तो जिसमें डाल रहे हैं गर्मी वो गर्म हो जाएगा, जिससे गर्मी निकाल रहे हैं वो ठंडा हो जाएगा। तो यही हो रहा है। और आप गर्म करने का काम करते हैं जब आपको ये करना है, क्या बोलते हैं, चार्जिंग करना है। और गर्म आप हीट पंप से इसलिए करते हैं क्योंकि उससे पहला आपको फायदा होता है कि एक जगह आपका नेगेटिव बन जाता है, यानी कि लो टेम्परेचर हो जाता है। और हीट पंप ज़्यादा इफिशियंट होता है 100% से ज़्यादा, यानी कि अगर आपको ठंडे में कभी अपना एसी को हीटर की तरह इस्तेमाल किया तो आपको 3 से 4 गुना ज़्यादा वो हीट देने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से खींच के डाल रहा है। आप वही रेजिस्टिव हीटर इस्तेमाल करेंगे तो वो तो गर्मी बना रहा है, तो उसमें 100% इफिशिएंट रहता है। लेकिन वो बस 100% है, हीट पंप उससे ऊपर जा सकता है। जैसे इनके केस में इनका मैथमेटिकल असम्पशन है कि 2.5 पे चल रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए 1 मेगावाट डाल रहे हैं तो 2.5 मेगावाट का एनर्जी वो हीट में बदल रहा है। ये सारे हीट पंप पे होता है, इसीलिए उसको बोल रहा है एक जगह वो ठंडा कर रहे हो क्योंकि एक जगह से गर्मी निकाल रहा है। तो आपका कोल्ड बेड से वो गर्मी निकाला, हीट बेड में डाल दिया, तो इसमें इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जो इसका पूरा सिस्टम है ये हवा पे चल रहा है, यानी कि मतलब इसमें कोई रेफ्रिजरेंट नहीं है। जैसे आपका नॉर्मल एसी सब में रेफ्रिजरेंट होता है, यहाँ रेफ्रिजरेंट नहीं है, नॉर्मल एयर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये हो गया आपका चार्जिंग, कि आपने एक जगह से एनर्जी निकाली दूसरी जगह बढ़ा के डाल दिया, मतलब समझिए टेम्परेचर ठंडा हो गया, गर्म हो गया। डिस्चार्ज के टाइम वही गर्म हवा आप लेंगे और उसे आप एक्सपेंडर से, ये एक्सपेंडर से चलाएंगे। एक्सपेंडर से होने के बाद ये हो जाता है कि वो आपका टरबाइन चला देगा, टरबाइन से आप एनर्जी निकाल दीजिए, ये काम करेगा। और इसमें आपको ये डिज़ाइन बार बार देखने को मिलेगा कि ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्ड ये लोग इस्तेमाल करेंगे, कंप्रेसर में बोलूँगा आप लोग समझ सकते हैं, एक्सपेंडर बोलूँगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो एक्सपेंडर यही समझिए कंप्रेसर का उल्टा होता है। तो इस तरह का इंडस्ट्री, मतलब नेचुरल गैस के प्रोसेसिंग में काफ़ी इस्तेमाल होता है कि गैस जो आ रहा है कई बार होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर में या बहुत लो प्रेशर में,
तो बहुत बार होता है उसको प्रेशर को यूज़ करके ये करना रहता है, प्रेशर कम करो। तो हिसाब ये रहता है कि ये आप गैस लाएंगे, एक्सपेंडर में वो फैल जाएगा और उससे आपका गैस निकल जाएगा, उससे आपका शाफ्ट चलने लगेगा। उसी शाफ्ट जो चल रहा है, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉयड, उसका हाई प्रेशर आपने लो प्रेशर में बदल दिया, वो एनर्जी कहीं तो डंप करेगा, वो एनर्जी शाफ्ट में। अब उससे आप कंप्रेसर चला सकते हैं कि वो आपका गैस इन लेगा और उसको गैस आउट कर देगा। तो आप बोलेंगे ये ऑलमोस्ट वैसे ही है कि जैसे आपका रेफ्रिजरेंट साइकिल होता है, कंप्रेसर साइकिल, लेकिन कंप्रेसर सिंगल स्टेज है, ये डबल है। एक्सपेंशन के लिए हम लोग एक्सपेंशन वाल्व इस्तेमाल करते हैं। आपका जो रेफ्रिजरेंट सिस्टम है, चाहे वो फ्रिज में हो, चाहे आपका इसमें एसी में हो, वो मतलब समझ रहे, एक जगह पे रेफ्रिजरेंट वाल्व का इस्तेमाल करता है एक्सपैंड करने के लिए, वो वाल्व का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे एक्सपैंड के लिए एक अलग यूनिट है और वो दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो मतलब समझिए आप एक कर रहे हैं तो दोनों हो जा रहा है, इसीलिए आपका लूप इसका कंप्लीट दिखेगा। तो यही इनका डिज़ाइन में ये है कि दो थर्मल मास है और वर्किंग फ्लूइड एयर है, और ये टर्बो एक्सपेंडर का इस्तेमाल कर रहा है। ये सब मतलब आम लोगों की इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जहाँ पे हैवी लोड कूलिंग करनी पड़ती है, जैसे कि एयर लिक्विफैक्शन, कि जहाँ आपका एसी जो आप बना रहे हैं, जैसे हवा को ठंडा करना है, लिक्विड नाइट्रोजन निकाले, तो 24/7 चलना है उसको, तो वो सब में ये इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हम लोग का जो नॉर्मल एसी यूनिट है, ये सब बनाया जाता है ऑन ऑफ, ये बनाया जाता है 24/7, ताकि एक्सपैंड करने का लिए भी तो आपको वाल्व ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये एक्सपैंडर उसको संभालता रहता है, कंप्रेसर उसको संभालता रहता है, कंप्रेशन साइड को। ये मतलब ये नॉर्मल कंप्रेशन साइकिल से 3 से 4% ज़्यादा इफिशिएंट होता है। तो ये जहाँ पे इस्तेमाल होता है, इससे आप प्रेशर रिकवरी भी कर सकते हैं, यानी कि प्रेशर जो जा रहा है उससे आप बिजली निकाल सकते हैं। तो यही डिज़ाइन है इसका, टर्बो एक्सपेंडर। हर जगह आप इनका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, टर्बो एक्सपेंडर बोल रहे हो, वही है। समझिए कि कंप्रेसर और एक्सपेंडर दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। तो बात करते हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ था। इनका इम्प्लीमेंटेशन है इस तरह का टैंक में, जैसे कि मैंने बात किया था क्रायोजेनिक एयर सिस्टम, उनमें भी टैंक था, उसमें लेकिन 3 सिस्टम था। आपका एक हॉट ये मतलब कोल्ड रॉक बेड था, एक हॉट वाटर बेड था, और एक लिक्विड नाइट्रोजन टैंक था। यहाँ पे ऐसे सिर्फ 2 टैंक रहेंगे, और 2 टैंक मतलब एक ही चीज़ है, बस 2 यूनिट में रहेगा। ये तो मतलब टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो इसीलिए एक है। ये टैंक है, ये इंसुलेटेड है, और इसमें पत्थर डाले जाते हैं। तो पत्थर डालते क्यों हैं? बात है कि आप वही आपका एनर्जी कैपेसिटी डिपेंड करेगा। यानी कि अगर आप 10 टन पत्थर डालते हैं, मतलब यानी इसमें गिट्टी डाल रहे हैं, 10 टन गिट्टी है, तो उसका कैपेसिटी जैसे मान लीजिए 1 मेगावाट आवर है, आपको 100 मेगावाट आवर चाहिए, डाल दीजिए 100 टन गिट्टी। तो वैसे करके वही उसका थर्मल मास है, हवा में गर्मी को रोक नहीं सकता। तो एनर्जी जो है, एनर्जी को स्टोर क्या कर रहा है, वही पत्थर स्टोर कर रहा है। तो पत्थर कैसे स्टोर कर रहा है? वो गर्म और ठंडा होकर एनर्जी स्टोर कर रहा है। जैसे कि ये इंसुलेटेड टैंक है, आप इसके अंदर 600 डिग्री सेल्सियस में हवा डाल रहे हैं, कंप्रेस करके पत्थर गर्मी सोखेगा, ठीक है, गर्म हो जाएगा पत्थर, धीरे धीरे 600 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। तो वो पत्थर रहेगा गर्म काफ़ी देर तक। और अगर आप उसको इंसुलेट कर देते हैं और बाहर से पूरी तरह से काट देते हैं, वो कई दिन तक गर्म रह सकता है। तो इसका डिज़ाइन ये है कि अगर ये इतने बड़े प्लांट्स बनाए जा सकते हैं कि वो ऐसा भी कर दे कि गर्मी में अगर मान लीजिए बहुत ओवर प्रोड्यूस हो रहा था, तो वो मतलब ठंडे में आप निकालिए, उसका आराम से वो काफ़ी लंबे समय तक कर सकता है। जितना बड़ा टैंक होगा उतना बेटर इंसुलेशन होते जाएगा, उतना वो लंबा चलते जाएगा। तो हिसाब वही समझिए, कैपेसिटी अगर कोई बोल रहा है कि कितना देर तक आपको चाहिए, फ्यूल टैंक कितना बड़ा है, वो इस टैंक पे ये आप लगाइए। और इसका मेन फ़ायदा ये है इस कंपनी का कि ये सिर्फ 10% होता है। मतलब अगर आप पूरा बिलिंग करते हैं ना कि मेरे को 10 मेगावाट आवर का सिस्टम चाहिए जो 1 गीगावाट आवर का कैपेसिटी रखे, तो जो बिलिंग बनेगी उसमें कैपेसिटी बहुत सस्ता आता है। यानी कि वो आप ऐसा आराम से कर सकते हैं, शुरू में बस एक छोटा यूनिट बनाए और बाद में टंकी ऐड करते चले गए। और ये सिर्फ एक ही टाइप का टंकी डिमांड करता है, ऐसा नहीं है जो मैंने क्रायोजेनिक एयर सिस्टम बात किया उसमें 3 तरह का टंकी चाहिए, वैसा नहीं है। इसमें एक ही तरह का टंकी, बस खूब सारा आप ऐड करते चाहिए। तो वही समझ, यही है इसका कैपेसिटी, यही थर्मल मास। एक ठंडा होगा, एक गर्म होगा, एक ठंडा होगा, एक गर्म होगा। और हवा जो है इसमें, मतलब जब हवा को कहीं से निकालेंगे वो जगह ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा के टाइम मतलब ये समझिए चार्जिंग के टाइम वो ठंडा कर रहा है एक यूनिट को, मतलब एक यूनिट आपका ठंडा हो रहा है, दूसरा यूनिट जहाँ पे वो पुश कर रहा है वो गर्म हो रहा है। अब इससे जब आप एक्सपेंडर साइकिल चलाएंगे वो ज़्यादा इफिशिएंटली चलेगा, क्योंकि गर्मी एक जगह से नॉर्मल एम्बियंट टेम्परेचर में डालेंगे उतना इफिशिएंटली जाएगा नहीं, लेकिन आप उसे नेगेटिव टेम्परेचर में डालेंगे, यानी कि एम्बियंट से नीचे टेम्परेचर में एनर्जी अपना समझ के बहना चाहता है, तभी आपकी इफिशियंसी आएगी। और इसी कारण से ये ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्म कर रहे हैं, ये गर्म ठंडा दोनों इसीलिए कर रहे हैं, तभी जाके इनकी इफिशियंसी अच्छी हो पाएगी। और टर्बो एक्सपेंडर मेन है, तो इनका 2 खर्चा आता है। पहला कि टंकी का, ये आपका डिपेंड करता है कि कितना देर चल सकता है, फिर कितना बड़ा लोड चला सकता है, वो टर्बो एक्सपेंडर पे है। टर्बो एक्सपेंडर थोड़ा सा मतलब समझिए गैस इंडस्ट्री में काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो मतलब 100 किलोवाट का यूनिट से लेकर आराम से 5 से 7 मेगावाट तक का यूनिट आता है, 7 मेगावाट 8 मेगावाट तक आता है। लेकिन मैंने कोई टर्बो एक्सपेंडर यूनिट नहीं देखा जो करीब 200-300 मेगावाट तक जाता है, तो वो थोड़ा सा एक लिमिटेशन है। और ये कंपनी खुद भी ऑनेस्टली बताती है कि इनको कैपेसिटी देने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा कर सकते हैं, उस पर दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मुंह खोल के बोल देते कि हमको 50 मेगावाट आवर का ये चाहिए, 50 मेगावाट का जनरेटर चाहिए, तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये 2 तरीके से कर सकते हैं, बड़ा बड़ा यूनिट कस्टम बनवा सकते हैं या खूब सारे छोटे छोटे लगा सकते हैं। वो देखिए ये कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी ये प्रोटोटाइप 1 है, ये फुल्ली फंक्शनल नहीं है, प्रोटोटाइप 1 है ये। अभी इम्प्लीमेंटेशन यही किया जा रहा है कि जो इसका थर्मल स्टोरेज है वो पत्थर है,
पत्थर को गर्म करते हैं और पत्थर को ठंडा करते हैं। पत्थर थोड़ा सा ही एक्सपैंड और थोड़ा सा ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन ये है इसका। तो क्या इसमें कोई समस्या है? हाँ, समस्या है। सबसे बड़ा समस्या है इसमें टेम्परेचर डेल्टा बहुत ज़्यादा है। तो मैंने जैसे बात किया था क्रायोजेनिक एयर सिस्टम के केस में, तो वहाँ पे बात कर रहा था आपका गर्म पानी है, वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो फिर आपका ठंडा रॉक है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। लिक्विड नाइट्रोजन ठंडा बहुत है। तो लिक्विड नाइट्रोजन से सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर से जाएंगे, आपका टोटल टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है करीब 300 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ पे ये 600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डेल्टा बना रहे हैं, उससे ज़्यादा ही एक्चुअली 630 डिग्री सेल्सियस। यानी सबसे ठंडा जो आपका टंकी झेलेगा वो होगा -30 डिग्री सेल्सियस, सबसे गर्म झेलेगा वो होगा करीब 600 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है। मतलब लिक्विड नाइट्रोजन का टंकी एम्बिएंट टेम्परेचर -200, एम्बिएंट टेम्परेचर -200, ये 600 -30, 600 -30, यानी कॉन्ट्रैक्शन बहुत बुरा झेलना पड़ेगा इसको। तो इससे बात होता है कि इसमें जितने चीज़ लगाए, जितने पाइप लगाए हैं, जितना इंसुलेशन लगाया है, हर एक चीज़ की लाइफ छोटी होती जाएगी। और पत्थर जो है, जैसे पत्थर है इसमें डाला है, पत्थर को सब लोग लगे नॉर्मल स्टेबल चीज़ है, नहीं, पत्थर भी एक लिमिट होता है। अगर आप पत्थर को बहुत बार गर्म ठंडा करेंगे, गर्म ठंडा, वो क्रैक कर जाएगा। और इसमें हिसाब ये होता है कि आप गर्म हवा डाल रहे हैं, पत्थर पानी से घिस जाता है। और अगर आप गर्म गर्म हवा उसमें, मतलब समझिए जिस टाइम चार्ज कर गर्म गर्म हवा दबा के उसमें डाल रहे 600 डिग्री सेल्सियस का डाल, वो इरोड करने लगेगा। यानी कि पत्थर जो है वो, मतलब आप एक तरह का सरफेस एरिया, इसका मतलब पत्थर का जो साइज़ है वो चूजना करना पड़ेगा ताकि फ्लो रेट बेस्ट रहे। मतलब बहुत बड़ा बड़ा ले लेंगे, उसका एक फ़ायदा हो जाएगा कि इनका मतलब कैपेसिटी बेटर हो जाता है, साइड इफेक्ट ये हो जाता है कि फ्लो रेट ख़राब हो जाता है। तो मतलब बैलेंस करना रहता है। लेकिन यानी बैलेंस का मतलब कि इनका रॉक साइज़ जो है वो परफेक्ट एक ही स्केल में रहेगा। मतलब ना तो बहुत बड़ा हो जाए तो भी फ़ायदा नहीं है, छोटा हो जाए तो वो भी दिक्कत है। तो ये जो गर्म ठंडा गर्म ठंडा गर्म ठंडा करेंगे, 600 डिग्री सेल्सियस का शॉक मारेंगे, कोई पत्थर नहीं है जो बहुत लंबा समय तक उसको बर्दाश्त कर सकता है। एक्सपैंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और फिर इससे सबसे बड़ा इनको दिक्कत ये आ रहा है कि मतलब ये कंपनी खुद ही बता रही थी, ये 12 साल से इस पे काम कर रहे थे। इन्होंने डेवलप क्या किया 12 साल में, क्योंकि अभी तक तो ऐसा चीज़ नहीं है। और प्रोटोटाइप इसका, इससे तो कई गुना आगे चल रहा है क्रायोजेनिक एनर्जी सिस्टम, और उसका तो फुल स्केल डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है। तो इसमें इन्होंने खर्च किया था प्रोप्राइटरी इंसुलेशन सिस्टम, यानी कि जो टंकी है उसको इंसुलेट ऐसा किया जाए कि वो जब पत्थर गर्म होंगे फैलेंगे तो वो इंसुलेशन खराब ना हो, और पत्थर जब सिकुड़ेंगे तब भी इंसुलेशन मेंटेन रह सके। तो ये बहुत तगड़ा वाला बात था। तो समझ लिए कि वो एक दाम स्पेशली बढ़ा था। बाकी सारा चीज़ आप मार्केट से खरीद सकते हैं। जैसे टर्बो एक्सपेंडर थोड़ा रेयर यूनिट है, लेकिन मिलता है। कंपनी जितनी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, सबका फ़ोन उठाइए आपको बता देंगे कहाँ मिलता है। तो वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जैसे आप बोलेंगे इंसुलेटेड टैंक जो 600 डिग्री की चीज़ का रखे, वो भी मिल जाएगा। लेकिन आप जहाँ बोलेंगे 600 डिग्री से -30 तक रखे, तब लोग बोलेंगे भाई बहुत ज़्यादा थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये समझिए एक सीरियस समस्या है। और इसका जो टोटल सिस्टम एफिशिएंसी है वो वही समझिए, थर्मल एनर्जी वाले में मतलब जनरली मैं देख रहा हूँ 50-60% ही इफिशिएंट मिल रहा है। इनका भी क्लेम 60%, और अभी ये फुल स्केल बना ही नहीं जिसमें 2 यूनिट हो। एक ही यूनिट पे टेस्टिंग कर रहे हैं कि इनका इंसुलेशन कैसा है। इनकी कहना यह है कि इन्होंने टेस्टिंग कर ली, मतलब जो मैंने पिछला फोटो देखा था, बना के टेस्ट कर लिया है, अब ये फुल स्केल का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वही समझिए थोड़ा सा इशू है इसमें कि मतलब वो टेम्परेचर डेल्टा 600 डिग्री सेल्सियस का थोड़ा सा सीरियस बात है कि वो ऐसा नहीं है ना सिर्फ 600 डाल के छोड़ दिया। आप 600 डाले, उसके बाद उसको ठंडा कर रहे हैं, डिस्चार्ज के टाइम में तुम -30 तक जाओ, तो मतलब समझ सारा नट बोल्ट सिकुड़ जाएगा। तो एक थोड़ा सीरियस चीज़ है। मतलब इसको मैनेज करना उतना आसान नहीं होगा जितना ये सोच रहे हैं। और रॉक्स है तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब रॉक एक बार डाला कुछ साल तक निश्चिंत हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि 1 ही 2 साल के अंदर रॉक आपका चकनाचूर हो जा रहा है, भैया फिर से उस पर गिट्टी डालो। एक बार में फर्क नहीं पड़ेगा, 2 बार में फर्क नहीं लगेगा, 3-4 बार में भैया उसका रनिंग कॉस्ट हो गया, भैया उसमें पत्थर डालते जाओ सही साइज़ का। और पत्थर भी सही तरह से चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब आप नहीं चाहोगे पत्थर जो लिक्विड बन जाए 600 डिग्री सेल्सियस पे। तो है मतलब कुछ चीज़ है जो इसको आयरन आउट करना पड़ेगा। कोर टेक्नोलॉजी सॉलिड है, लेकिन थोड़ा सा तिगड़म है इसमें। तो वही समझिए भविष्य में क्या होने वाला है। तो हिसाब रखिए बहुत सारे औजार चाहिए हम लोग को। मतलब कई बार लोगों का रहता है ना कि यही कर दो सब सॉल्व हो जाए। जैसे कि लिथियम आयन का जब टेस्ला ने बड़ा पावर बैंक जो मतलब ये ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए बनाया था, काफ़ी लोग अब यही हो गया, सारा समस्या सॉल्व हो गया। नहीं किया ही नहीं जा सकता। जहाँ आप मुंह खोल के बोल दीजिए कि पंप्ड हाइड्रो के जितना पावर दो, इतना ज़्यादा बिल आएगा कि भाई क्षमा करो। और उसको आप मतलब ऐसा नहीं कि पूरा देश चलाने का लायक कर सकते, क्योंकि उतना माइंस ही नहीं है जिसमें उतनी मतलब मिनरल्स मिल सकें। लेकिन ये इसीलिए लोग थर्मल में जा रहे हैं। थर्मल हर जगह आपको आराम मिलता है। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन वाला बहुत छोटा टैंक में, मतलब बहुत थोड़ा सा स्टील में बहुत मेगावाट का कैपेसिटी आपको मिल जाएगा, तो वो कर रहे हैं। इसमें भी वही है कि वही नॉर्मल सा स्टील टैंक है और पत्थर है, पत्थर की कमी तो है नहीं धरती में। तो वो भी इसीलिए हम लोग अलग अलग औजार पे कोशिश कर रहे हैं। और समय बताएगा। बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है कि पेपर पे आप टेस्ट कर लो, लेकिन जब तक रियल वर्ल्ड में रियल यूज़ नहीं होता आप नहीं जान सकते कि ये काम करेगा कि नहीं। क्योंकि पेपर में तो हर कोई मुंह खोल के बोलता है हम इतना एफिशिएंट रहेंगे, रियल लाइफ में उतना रहता नहीं है। तो हिसाब वही समझिए कि हम लोग को बहुत सारे औजार चाहिए, और 10 लोग 10 अलग अलग औजार पे काम करेंगे तभी होगा कि 2-3 औजार सही निकल गया।
तो हम लोग को ये समझिए कि हम लोग उस जगह पे आज आ गए, यानी कि 2020 के बाद से हम लोग जहाँ पावर प्रोडक्शन का इशू नहीं है। पहले सब लोग क्या बोलते थे कि अरे उतना पावर कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। अब नहीं, अब सोलर फार्म आप बोलते हैं तो सोलर फार्म ऐसे हैं, मतलब इंडिया में है भाई, वर्ल्ड का सबसे बड़ा 2.5 गीगावाट के आसपास का, और भी बहुत गीगावाट के बनाए जा रहे हैं। और मतलब विंड फार्म भी दबा के, विंड फार्म के मामले में थोड़ा इंडिया पीछे चल रहा है, लेकिन विंड भी दबा के लगाया जा रहा है। तो टेंशन लेना ही नहीं है, पावर प्रोडक्शन का इशू नहीं है। अब हम लोग को 100% रिन्यूएबल के लिए बस वही चाहिए, ग्रिड स्केल का एनर्जी स्टोरेज है। जैसे कि मतलब इंडिया में आराम से ऐसे किया जाता है, हर स्टेट टू हर दूसरे स्टेट को एक अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी लिंक से जोड़ दिया जाए, और फिर वहाँ पे जहाँ पे जोड़ रहे हैं वहाँ पे ही एक ग्रिड स्केल स्टोरेज डाल दें, ताकि मान लीजिए राजस्थान दबा के बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, साउथ इंडिया बोलेगा भाई आन दे, और फिर शाम को साउथ इंडिया में हवा चलने लगा, अरे भैया तुम लोग अपना समझ के बिजली खाओ, टेंशन मत लो। अब फिर जो कभी अप डाउन हुआ तो उसमें बैटरी बैंक जो है छोटे छोटे स्केल को संभाल ले, और ग्रिड स्केल बैटरी बड़े बड़े यूनिट को संभाल सके। तो ज़रूरत है इसका, ये ऐसा कभी मत सोचिए कि ये टेक्नोलॉजी सब समस्या सॉल्व कर देगा, हम लोग को नहीं पता, अभी उस जगह पे नहीं पहुंचे हैं। तो जब 10-15 लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे तभी होगा कि एक या दो टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जाए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, एक बहुत बुरी कंपनी का बहुत बुरा नामांकन किया गया ग्रिड स्केल बैटरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक करते हैं, दोस्तों शेयर करते हैं, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे लगेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेकर मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, और आप फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।